अच्छा, उस पे चलो साइलेंट। हमारा उस मसले को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, उसको फिर कहते हैं पुश और पुल, मैनुअली हमने लिख दिया होता है, हैंडल बनाया होता है दोनों साइड पे और पुश और पुल लिख दिया होता है। लेकिन हमारे माइंड में इतनी बातें होती है, इतना कुछ और चल रहा होता है बैकएंड पे, फिर भी हम उसको रीड नहीं करते। ह्यूमन की नेचर कि वो पुश लिखा होता है या पुल लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन हम उसको रीड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम उसको, अगर पुल लिखा हुआ है हम उसे धक्का देते हैं या उसे खींच रहे होते हैं, अपोजिट कर रहे होते हैं। अब हैंडल लगा हुआ है तो नेचुरली हमारे जेन के अंदर ये बात आती है कि हमने उसे पकड़ के खींचना है, उस पर पुश लिखा होगा कि आपने धक्का देना है, लेकिन उसको रीड नहीं करते क्योंकि हमारे जेन में बहुत सी और चीजें चल रही होती हैं, हम उसको उस तरह से नहीं करते। हमारे बस अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में एक बिल्डअप हुआ है कि हैंडल जहाँ होता है हम उसको खींच लेते हैं। अब उसका सोल्यूशन वो ये देता है बुक में कि जहां पे हमने पुल करना है, आप उस साइड पे एक डायरेक्शन में हैंडल लगाएं, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में आप एक प्लेट लगा दें। इसमें आपको एक डायग्राम भी दी होगी, इवन मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये इस स्लाइड पे ये डायग्राम देखें डोर की, इसमें आपको एक तरफ हैंडल लगा हुआ है, एक तरफ एक प्लेट लगी हुई है। अब जहाँ पे हैंडल है ही नहीं तो मैं नेचुरल उसे खींच ही नहीं सकती, मेरे ज़हन में यही आएगा मैंने धक्का देना है। आप एक स्पेशली उसको थोड़ा सा प्लेट की तरह लगा देते हैं, शायद आप लोग को ये नजर आ रही हो। ये एक साइड से आप इस फ्लो को खींचती हो, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसको हमने वो करना है, जहाँ पे पुल करना है वहां पे हैंडल लगा दें, दूसरी डायरेक्शन पे प्लेट लगा दें, तो उसको नेचुरली, अगर आपके जहन में 1000 चीजें और चल रही हैं, आपके जहन में सब कुछ चलेगी, नेचुरली आप उसे खींच ही नहीं सकते, आप उसे धक्का दोगे, तो ये वाला मसला आपका हल हो जाएगा। इस तरह से वो कहता है डिजाइन हमें इस तरह से बनाना चाहिए कि चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हूँ, खुद ही अपना मकसद अपना पर्पज खुद से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ह्यूमन को एफर्ट ना करनी पड़े। यूजर को फैसिलिटेट हमने इस तरह से करना होता है कि यूजर को उसे समझने के लिए उसके लिए स्पेशल अटेंशन ना देनी पड़े, एफर्ट ना करनी पड़े। यहाँ पे लिखा है प्लेट नेचुरली सेज पुश मी एंड हैंडल नेचुरली सेज की पुल मी। आप हैंडल को पकड़ के खींच लेते हो तो हमें दूसरी साइड पे पुश की जगह पे हैंडल नहीं लगाने चाहिए, वहां पे हमें नेचुरली प्लेट लगानी चाहिए। अभी इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे आपको नजर आ रही होगी एक जहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जब नॉर्मान्स के डोर वाले रूल्स को इसको नहीं फॉलो किया गया तो वहां पे उन्होंने हैंडल लगाया हुआ है। हैंडल से फिर भी लोग उसी प्रॉब्लम को फेस करते थे कि हैंडल को पकड़ के खींचते थे, पुश करना होता था, और फिर उन्होंने एक्सप्लिसिटली ऊपर लिख के लगा दिया पुश, लेकिन फिर भी वो ह्यूमंस नहीं पढ़ते, जो भी लोग आते थे वो फिर भी आके खींचते हैं, एक दफा खींच के देखते हैं, फिर उन्हें पता चलता है, फिर वो दूसरे तरफ करते हैं। ये आपको डिफरेंट बहुत डेली लाइफ में से बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स इस बुक में मिलेंगी, और ये बुक आप रीड करेंगे तो आपको ना सिर्फ जस्ट इस कोर्स के लिए नहीं, बल्कि आपका इस तरह से कुछ एग्जांपल्स आपको देने का और ये बुक पढ़ाने का भी मकसद ये है कि आपको खुद से आइडियाज आने लग जाएंगे। कुछ थोड़ी सी आपको इनिशियल एफर्ट करनी पड़ेगी, जब आप लर्निंग करोगे, जब पढ़ोगे रीड करोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि और चीजों को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, दूसरी चीजों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आपको नए आइडियाज आने लगेंगे। तो ये बुक इस पर्सपेक्टिव से बेटर है। नेक्स्ट स्लाइड पे है, ओवरऑल इस सारी बात का कंक्लूजन किया है कि लोग मैनुअल नहीं पढ़ते, कुछ अटेम्प्ट करते हैं यूजर्स यूज करने के लिए उस प्रोडक्ट को, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते, मैंने एक बटन प्रेस करके देखा, दूसरा प्रेस करके देखा, वो वैसे मेरे माइंड में जो सेटअप बना हुआ था उसके मुताबिक काम नहीं हुआ, तो वो उसको होप लूज कर देते हैं और उसको यूज करना ही छोड़ देते हैं, वो मार्केट में किसी और प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे, वो कहेंगे ये नहीं यूज हो रहा। अब दो चीजें, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों के बैकएंड पे एफर्ट सेम लगी, आपने बहुत अच्छी डाटा स्ट्रक्चर, आपने डिजाइनिंग बहुत अच्छी की, आपने उसका बैक वो डिजाइनिंग में आर्किटेक्चर की पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, आपने क्लास डायग्राम बहुत अच्छी बनाई है, यूज केस बनाए हैं, उसके बाद आपने उसमें डेटाबेस बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छा सा काम किया है, दूसरे पर्सन ने भी बहुत अच्छा काम किया। अब ये वाला ग्रुप जो था, इन्होंने उसका फ्रंट एंड जो था वो एचसीआई पढ़ने के बाद, इन सारी टेक्निक्स को लर्न करने के बाद बनाया, और आप लोगों ने उसका फ्रंट एंड वैसे बना दिया। अब दोनों पे एक जैसी एफर्ट लगी थी, लेकिन इनकी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई, मार्केट में ज्यादा सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि यूजर क्या देखता है, यूजर का बैकएंड से कोई लिंक नहीं होता, यूजर उसमें देख रहा होता है जो उसे उसके सामने इंटरफेस नजर आता है, आपने इंटरफेस को इस तरह से बनाना होता है जो उसको फैसिलिटेट कर सके। ये भी नहीं कि उसमें आप एक्स्ट्रा चीजें कार्टून डाल दें और इधर उधर की चीजें डाल दें, और बजाय इसके कि बंदा
जो काम उसने यूजर ने परफॉर्म करना है वो उन चीजों में गुम हो जाए और वो अपने मकसद को पूरा ही ना कर सके। तो आपने इस तरह से उसे सिंपल, इवन हम यहाँ आगे जाके सिंपलिसिटी के लिए कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि एक इंटरफेस को सिंपल कैसे बनाया जा सकता है। जैसे गूगल की अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, गूगल सिंपलिसिटी की बेस्ट एग्जांपल है, एक बहुत अच्छा इंटरफेस है गूगल। गूगल और याहू को अगर हम कंपेयर करते हैं, दो सर्च इंजन है आपके पास, एक गूगल और याहू। आप लोग गूगल डेफिनेटली ज्यादा यूज करते हो, याहू बहुत कम यूज होता है, शायद ना होने के बराबर। दोनों में क्या डिफरेंस है? गूगल का इंटरफेस बहुत सिंपल है, याहू ने इंटरफेस के ऊपर ही इतनी ज्यादा चीजें ऐड की हुई हैं, वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बन जाती है कि इतनी चीजें ऐड हो गई है। दोनों को कंपेयर करें तो इसमें सिंपलिसिटी है, सिंपलिसिटी की वजह से वो ज्यादा चीजें, आपने ये नहीं कि इंटरफेस पे सारी चीजें ला के डाल दें और उसके बाद यूजर इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, बल्कि यूजर इससे फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है उस चीज को यूज करना। गूगल इतना सिंपल हो और अपना मीनिंग कन्वे करते हैं, बेस्ट चीज वो होती है सिंपलिसिटी, और मीनिंग जिस मकसद के लिए वो बनाया गया है वो कन्वे करते हैं। अच्छा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि अब अगर आपका मैनुअल इस तरह से बना है, यूजर ने कुछ दफा यूज किया, आपका डिजाइन इस तरह से बना है, यूजर ने कुछ अटेम्प्ट किए हैं उसे यूज करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो डिस्टार्ट हो जाएगा, वो उसे यूज करना ही छोड़ देगा, आपकी प्रोडक्ट खराब हो जाएगी। जस्ट इस रीजन की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने HCI पार्ट की उसको उसके थ्रू इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए इंटरफेस बनाया था, और इस ग्रुप ने वैसे इंटरफेस बनाया था। अब इनकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगी सिर्फ इस बेस पे, क्योंकि इनका इंटरफेस जो था वो यूजर के लिए फैसिलिटेट कर रहा था, यूजर के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, वो खुद से अपने मकसद बता रहा था। और इनका फॉर एग्जाम्पल इन्होंने गूगल का इंटरफेस बनाया, इन्होंने याहू का, दोनों का काम तो सेम है, दोनों सेम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब गूगल वाला जो है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, याहू को तो ना होने के बराबर यूज हो रहा है, सिर्फ ये हुआ फ्रंट एंड की वजह से। ये आपको यहाँ से इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि एक प्रोडक्ट की यहाँ पर $1 बिलियन आपका जस्ट वेस्ट हो सकता है एक प्रोडक्ट पे, अगर आपने फ्रंट एंड नहीं ठीक बनाया होगा। इसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे कि आप कैसे इजी टू यूज, इजी टू लर्न और सिस्टम बना सकते हैं जो कि एफिशिएंट हो, जिनमें अननेसेसरी नीड ना हो। कुछ एरियाज HCI के एरियाज दिए हुए हैं आपको इस स्लाइड पे, जैसे यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, आर्गोनोमिक्स एक आप टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हमारी कंप्यूटर, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर टेबल जो होता है वो कितनी हाइट होनी चाहिए, कंप्यूटर चेयर की कितनी हाइट होनी चाहिए, हमें कितनी हाइट होनी चाहिए कि हमारी रिस्ट किस जगह पे आए। अगर पूरा दिन हम टाइपिंग करते रहते हैं तो वो आपके पेन होना स्टार्ट हो जाती है, आपके यहाँ पे बैक पे पेन स्टार्ट हो जाती है। तो किस तरह से डिजाइन बनाया जाए कि वो यूजर को इस तरह से फैसिलिटेट करे। अर्गोनॉमिक्स में क्या आता है, जो आपका वर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो आपके टेबल है, चेयर है, आपका ऑफिस का पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा एनवायरनमेंट इस तरह से डिजाइन किया जाए जो कि आपको हेल्प कर रहा हो, यूजर को इजी यूजर के लिए हो। जैसे एक बंदे ने अगर 8 आवर्स बैठना है तो 8 आवर वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, अगर उसकी ये ठीक पोजीशन में ही नहीं है तो उसकी तो कितना मैक्सिमम 4 साल 5 साल के बाद उसकी ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इसको इस तरह से डिजाइन करना होता है चीजों को कि वो उसकी बराबर हो, जैसे इसका कीबोर्ड के साथ इसका डिस्टेंस जो होगा सेम पोजीशन पे हो, ये ना हो वो नीचे से होके ऊपर आ रही हो या बहुत ऊपर की तरफ हो, ऐसे करके वो टाइप कर रहा हो। तो इस तरह के इश्यूज को ये ergonomics में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा इंटरफेस डिजाइन, वेबसाइट्स का डिजाइन, ये सारी चीजें। अच्छा, ये एरियाज बताने का मकसद क्या है, आप जस्ट ये सब्जेक्ट के अंदर अच्छा काम करके आप जॉब कर सकते हैं। फिर अगर आपने इस पर्सपेक्टिव से, एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सेपरेट जॉब होती है, एज ए अगर आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ी हुई है, अच्छे से अगर आप उसमें गेट कर लेते हो तो आप एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर जॉब कर सकते हो। एक अर्गोनोमिक्स वर्ड यूज किया होगा मैंने, चले वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अच्छा, इस बेस पे आप क्या कर सकते हैं, आप अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, मैंने ये इसलिए बताया कि रिक्वायरमेंट सिर्फ आप रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक फेज है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप मार्केट में अच्छी कंपनीज में जॉब कर सकते हैं एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर। जो कि रिक्वायरमेंट टेस्टिंग की जॉब्स होती हैं, टेस्टिंग का पता होगा, टेस्टिंग की बहुत सी जॉब्स होती हैं, आप एज ए टेस्ट इंजीनियर जॉब कर सकते हो अच्छी कंपनीज में।
क्योंकि जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं उसमें तो आपको पता होगा कि वो सेम ही लोग सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी वही बंदा कर रहा होता है, डिजाइन भी वही बना रहा होता है, कोड भी वही लिख रहा है और टेस्ट भी वही कर रहा है। लेकिन जब कंपनी का लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब वो कंपनी अपने आप को वो कर लेती है, स्ट्रॉन्ग इतना कर लेती है, तो उसमें एम्प्लॉयज ज्यादा होते जाते हैं, टीम सेपरेट सेपरेट बनती जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं रिक्वायरमेंट गैदर करने में। रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपने क्लाइंट से लेके आनी है होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स पे आपने एक एग्जांपल देखी होगी, हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में दी जाती है, ट्री की एग्जांपल देखी होगी, जिसमें आइडिया है कोई, जिसमें जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर, जैसे ये फॉर एग्जांपल है, आपने मेरे पास मेरे से सॉफ्टवेयर बनवाना है, आप आके मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो, मैं उससे कुछ गेट कर लूंगी अपने माइंड में मेरा। अब आपने जो बोला आपका मतलब कुछ और था, मैंने खुद से कुछ और सोच कर लिया, ठीक है। ह्यूमन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा इसमें एम्बिग्युइटीज होती हैं। आपने एक वर्ड स्टेटमेंट बताई है, अब मैं लिख के कह देती हूँ ये रिक्वायरमेंट है, आप उसको अपनी तरह से सोच लेते हो। मैं अगर एग्जांपल देती हूँ, इजी टू यूज होना चाहिए सिस्टम, आपने उसे अपनी तरह इजी टू यूज सोच लिया है, मैंने अपनी तरह से सोच लिया है। क्लाइंट के माइंड में कुछ और था, मेरे माइंड में कुछ और था। अब उस केस में क्लाइंट यूजर जो होता है या क्लाइंट जो होता है वो कभी भी डम नहीं है, आपने क्लाइंट के मुताबिक बनाना होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके जेन में इजी टू यूज का जो मतलब है आपने वो उगलवाना है कि उसके माइंड में क्या है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ से ही अगर आपने रिक्वायरमेंट जो उसके माइंड में था वो नहीं, सारा काम आपका फ्लॉप हो गया, सारी मेहनत जाया हो गई अगर आपने वहां से वो चीज एक्चुअल में गेट नहीं की कि वो क्या बनवाना चाह रहा था। हम मैक्सिमम टाइम जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में लगाते हैं। जब कोई नीड्स जो होती हैं वो एग्जैक्ट डिफाइन हो जाती हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर आपने वो चीजें ही उसकी एग्जैक्ट देखी नहीं है कि वो क्या बनवाना चाह रहा है, आप उसके पास गए, उसने कुछ बताया, आपने कहा ठीक है मुझे समझ आ गई है आप क्या चाह रहे हो, असल में शायद वो चीज चाह ही ना रहा हो, उसके माइंड में उस चीज का मतलब कुछ और हो और आपने उसको परसीव कुछ और कर लिया और आपने अपने मुताबिक बना लिया, तो वो एक अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट होगी, यूजर बाद में सेटिस्फाइड नहीं होगा उस केस में। अच्छा, आप यहाँ पे यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग की जॉब कर सकते हो। आप टेस्ट जैसे इंटरफेस जो है, आपने कुछ चीजें टेक्निक सीखी होंगी, एक तो अच्छा इंटरफेस बनाने की टेक्निक, आप जो जो सारे सीखोगे, आप ड्यूरिंग प्रोसेस क्या है, ड्यूरिंग प्रोसेस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक अच्छा इंटरफेस बनाने के लिए। अब यही टेक्निक अगर आपके पास किसी और का इंटरफेस आता है, आपने टेस्टिंग करनी है, जो प्रोजेक्ट्स आपके बनेंगे, जब आप इंटरफेस बनाओगे तो मैं आपको क्लास वो शफल करके दे दूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है उसको मैं 17 को दे देती हूँ। आपने इंटरफेस बनाया होगा, अब 17 ने जितने भी रूल, जितने ह्यूरिस्टिक, जितनी टेक्निक सीखी होंगी उसके मुताबिक एवेलुएट करेगा 17 की, क्या ये जो 1 का इंटरफेस था ये बेटर था, क्या इसमें सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं, क्या ये यूजर के लिए ठीक है। तो आपकी ये लास्ट में एक असाइनमेंट डे भी होगी जिसमें मैं आपको शफल करके एक दूसरे के इंटरफेसेस दे दूंगी और उसको आपने एवेलुएट करना होगा कि क्या ये, और उसके मार्क्स ये नहीं होंगे कि वो दूसरे को वो मार्क्स मिलेंगे, उसको एवेलुएट आपको कैसे एवेलुएट किया जाएगा, आपकी एवेलुएशन के बेस पे आपने कितनी अच्छी एवेलुएशन की है, कितने अच्छे से आपने, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आया हो, आप समझेंगे मेरी साथ वाली फ्रेंड का है तो उसमें मसले हैं, लेकिन मैंने नहीं बताने क्योंकि वो मेरी फ्रेंड का है, मैंने ये मसले हाईलाइट नहीं करने, तो ये इस तरह से उसके मार्क्स नहीं लगेंगे। इसमें ये होगा कि आपने उसको इस तरह से एवेलुएट करना है कि आप में एवेलुएशन की कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना अच्छे से उस चीज को एवेलुएट कर सकते हो। आप इसमें वो जॉब भी आप कर सकते हो एज ए डिजाइनर कि आपने डिजाइन करना है, और एज ए एवेलुएटर, एज ए टेस्ट इंजीनियर कि आपने टेस्टिंग करनी है कि दूसरे ने इंटरफेस कितना अच्छा बनाया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है, जल्दी से हम इससे गो थ्रू कर लेते हैं। हिस्ट्री एज सच नहीं है, हमारा क्या है कि हम एचसीए यूज करने स्टार्ट करने लगे हैं तो उसमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आगे जाके मैं बताती हूँ ये कहाँ पे लिंक हो रहा है। मिमिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मिमिक्स का मतलब है मेमोरी एक्सटेंडर, उसकी शॉर्ट फॉर्म है मिमिक्स। किसी भी चीज को मार्केट में आने में एक आइडिया आता है, मार्केट में प्रोडक्ट आ गई है, उसके बैक पे